हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ टी ब्रजेश अग्रवाल। मैंने अपना ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट इशू जीएसटी, इनकम टैक्स इसमें आपसे शेयर करूँगा एंड होप दे विल बी ऑफ ए लॉट ऑफ प्रोफेशनल एनरिचमेंट फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही बर्निंग इशू। वो है डायरेक्टर्स को जो कंपनी पेमेंट करती हैं रेम्यूनरेशन, सेटिंग फ़ी, उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम ही है कि रिसेंटली राजस्थान अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक रूलिंग दी जिसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्टर्स को पेमेंट के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आती है। लेकिन इस रूलिंग के आने के बाद देयर वर लॉट ऑफ रिजेंटमेंट इन द कंपनीज, क्योंकि इसने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया कंपनीज के माइंड में। इस एडवांस रूलिंग से एक ये मैसेज गया कि किसी भी डायरेक्टर को जो भी पेमेंट्स कंपनियां करती हैं उन सब पर जीएसटी की लायबिलिटी है। आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यू करेक्ट नहीं है। जीएसटी के प्रोविज़न्स के अनुसार कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही जीएसटी के पेमेंट की लायबिलिटी आएगी अगर पेमेंट किया जा रहा है किसी डायरेक्टर को किसी कंपनी द्वारा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टर्स वर्ड से ही सिर्फ जीएसटी की लायबिलिटी नहीं डिसाइड हो जाती है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक ऐसे डायरेक्टर में जो कंपनी का एम्प्लॉय है और एक दूसरे ऐसे डायरेक्टर के बारे में जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। जो डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। उसके उलट ऐसे डायरेक्टर्स जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहलाते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लीगल पोजीशन देखें जीएसटी लॉ के अंदर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जीएसटी के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 13/2017 डेटेड 28 जून 2017 जो कि इशू किया गया था सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST एक्ट 2017, उसके सीरियल नंबर 6 पर ये बताया गया है कि द सर्विसेज सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी or a body corporate to the said company or the body corporate shall be paid by the company or a body corporate under reverse charge mechanism which we commonly known as RCM. इसी तरह के सिमिलर नोटिफिकेशंस स्टेट जीएसटी एक्ट्स
और IGST एक्ट के अंदर भी अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि what are all services rendered by the directors are covered under reverse charge mechanism. ये सर्विस टैक्स का रूल है कि किसी भी चीज़ पर, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज, अगर वहाँ पर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो उस पर कोई भी GST लायबिलिटी नहीं होगी। तो GST जो लेवी किया जाता है वो होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और उसके लिए रेलेवेंट सेक्शन 7 है ऑफ CGST एक्ट 2017, जो बताता है कि व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 और उसका पार्ट A वो प्रोवाइड करता है कि एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ शेड्यूल 3 के अंदर दिया गया है उस पर GST की लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर हम रेफ़र करें सीरियल नंबर 1 इस शेड्यूल 3 का, तो उसमें ये बताया गया है कि द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और इसलिए उसके ऊपर GST की लायबिलिटी नहीं होगी। तो एक बात इससे क्लियर हो जाती है कि सिर्फ नॉमेनक्लेचर डायरेक्टर GST लायबिलिटी की चार्जेबिलिटी के लिए इमैटीरियल है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेदर ए डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और नॉट। जैसा कि हम सबको पता है कि in order to execute the various decisions of the shareholder, the board of directors of the company appoints managing director, whole-time director or manager in accordance with section 200, in accordance with section 196 of the Companies Act 2013. So there are various kinds of directors which are appointed by the board of directors. They are basically managing director, whole-time director, independent directors or nominating directors, which are appointed as per the business needs of a company. Certain credit type of जो directors हैं like managing director and whole-time directors, उनको वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ दी जाती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, और दे आर बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशंस। इन डायरेक्टर्स को कंपनी कंसिडरेशन पे करती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, परक्यूसिट्स, कमीशन, जो कि डिसाइड किया जाता है कंपनी के शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। लेकिन सर्टेन डायरेक्टर्स लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स, उनको कोई भी एग्जीक्यूटिव ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जाती है कंपनी में, मीनिंग देयर बाई कि दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी except attending the board of directors meeting, or they perform their role as a part of the board of directors. Friends, it becomes important to understand कि ये जो डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं
which is given to them by the shareholders or board of directors over and above of their role as a part of the board of directors, whether they can be considered as an employee of the company or not. And therefore, the services rendered by them to the company would be outside the purview of GST or not. इस बात को समझने के लिए हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीशंस हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। एक केस है राम प्रसाद वर्सेस CIT, जो कि रिपोर्ट हुआ 1972 में इन 86 ITR पेज नंबर 192 पे। और एक दूसरा केस है इसी संदर्भ में, वो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्सेस एपेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिपोर्ट हुआ 1998 में 1 SCC पेज नंबर 86। ये हमको हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि वेदर देयर इज़ ए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप और नॉट। इन दोनों केसेस में एपेक्स कोड ने ये डिटरमिन किया कि वेदर ए पर्सन इज़ एन एम्प्लॉय और नॉट, तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को पहले असरटेन करना पड़ेगा। अगर वो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए एम्प्लॉय, अदरवाइज नॉट। व्हाट आर ऑल दोज फैक्टर्स, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, द एम्प्लॉयर्स अथॉरिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। Number 2, payment of remuneration to the employee. And number 3, employer's right to control the method of doing the work of employee and right of suspension or dismissal of that person. Generally, it may be argued that if there is a greater amount of direct control over the person employed, then it can strongly be concluded that the person is an employee. इसी तरह से if there is a greater degree of independence to the person concerned, then it can be assumed that the services rendered are not as an employee. अब हम एग्जामिन करते हैं इस टेस्ट को वेरियस टाइप्स ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर, टू असरटेन कि वेदर दे विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और नॉट। सबसे पहली कैटेगरी हम लेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, जो कि कॉमनली एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी जाने जाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर्स आर गिवन स्पेसिफिक रोल्स इन ए कंपनी. Likewise, it is given to any other employee of a company. Next, the remuneration of the said directors are also decided and controlled by the company as in the case of any other employee. Also, the manner and the method to be adopted by such directors for discharging their functions and duties are subject to the supervision and guidance of the board of directors. The company has a complete discretion and freedom to terminate the services of any of the employee, and it could remove any of such directors from the executive function, after which that director would only remain as a non-executive director in the board of the company, and he ceases to be a managing director or whole-time director. Therefore, they are also regarded as the officers of the company. Hence, based upon the test laid down by the Apex Court,
in the above two cases, the managing director or whole-time director would be the employee of the company, and hence the services rendered by such directors would not be liable to GST. जी हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के केस में अगर उनको कोई पेमेंट किया जाता है फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड, तो दैट वुड नॉट बी लायबल टू GST. यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की बात है कि होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के केस में जो भी पेमेंट किया जाता है कंपनी द्वारा, उसमें कंपनियां TDS डिडक्ट करती हैं अंडर इनकम टैक्स, और वो करा जाता है अंडर द हेड सैलरी. इसके अलावा उस पर PF डिडक्ट किया जाता है और वो डिपॉजिट किया जाता है एज इन एनी अदर केस ऑफ ए एम्प्लॉय. इसके अलावा हम रेफ़र कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय द अनलिस्टेड कंपनीज इक्विटी शेयर्स रूल्स 2003. As per the definition given under these rules, employee means a director of the company employed as a whole-time director or executive director of the company. On the other hand, it may be argued by the department that such persons perform a dual role. On one hand, as an employee of the company, they perform the executive roles given to them by the shareholders or board of directors, and on the other hand, as a director, they perform the role as a part of the board of directors. Generally, कोई सिटिंग फीस नहीं पे की जाती है एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को बाय द कंपनी फॉर अटेंडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड फॉर डिस्चार्जिंग देयर role as a part of board of directors. Also, the attendance at the board meeting by the executive directors is part of the obligation created on such persons as part of their employment contract itself. Hence, it can be safely concluded that they are employee of the company. Since services performed by an employee in the course of or in relation to the employment is outside the purview of GST by virtue of serial number 1 of schedule 3. Therefore, even on this ground, the remuneration paid to such employee director cannot be charged to GST. अब हम एग्जामिन करते हैं GST लायबिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर्स के केस में, जिनको हम कॉमनली नोन करते हैं एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ऑल्दो द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर्स जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, they are also appointed by the shareholders or board of directors as per the provisions of the Companies Act. Thereby, they are under overall supervision of the board of directors. But this fact alone would not make them the employee of the company by adopting the factor test as discussed just now, which was given by the apex court. This is because they do not undertake executive roles except the responsibility of a simple non-executive director by way of attending the board meeting and getting paid by way of sitting fee. The sitting fee paid to such non-executive directors would be liable to tax under RCM. Now we may examine the judgment of the Rajasthan AAR in the case of Claycraft India Private Limited, which created a lot of panic amongst the companies and lot of confusion and debate. In the said decision, you will find that no reasoning has been given by the AAR as to how the directors in question would not be considered as an employee of the company. Further, the applicant
in this case has submitted that the company was paying the GST under RCM on the commission paid to the directors on the ground that the said commission is paid in the capacity of a director and not in the capacity of an employee. However, it was not paying the GST on the salaries to these directors. According to me, the said decision is not a good law, as it has not considered the correct legal position under GST law. Also, the said decision can be clearly distinguished from the general facts prevailing in the industry, wherein the commission paid to employee directors with respect to executive roles and responsibilities is considered as a part of the salaries only. Also, the said decision shall not be binding on any other taxpayer except the applicant. Friends, very recently, the Authority for Advance Ruling of Karnataka on 4th May 2020 in the case of Anil Kumar Agrawal has also held that in case of executive director of a company who is employee of the company, then since the services by the director as an employee to the employer are neither treated as supply of goods nor supply of services in terms of Schedule 3 of the CGST Act 2017, therefore, they are not liable for GST. Meaning thereby, अगर एक डायरेक्टर एम्प्लॉय है कंपनी का तो उसके ऊपर GST की लायबिलिटी नहीं होगी. On the other hand, it has held that in case of a non-executive directors of the company, where he provides the services to the company and the remuneration paid by the company to said director, then it is liable to GST in the hands of the company under reverse charge mechanism, that is RCM under section 9 subsection 3 of the CGST Act 2017 under entry 6 of the notification number 13/2017 central tax dated 28th June 2017. Therefore, the services of the employee director would not be liable to GST. However, it is advisable that various evidences in terms of the articles of association, board resolution, employment contract, having terms of the employment in the nature of the duties to be performed, remunerations, repercussions on non-performance, etc., TDS under the Income Tax Act, PF, etc., as discussed by me earlier, should be maintained by the company to prove before the GST authorities the true nature of the relationship with director. On the other hand, sitting fee paid to the employee directors would be liable for GST, non-employee directors would be liable for GST, which should be paid by the company under RCM. Sir friends, hope this clears the controversy surrounding around the taxability of employee director remuneration under GST. Take care, stay healthy and safe. Bye till next video on another interesting issue.